नमस्कार, दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आराधना। आज इस बुलेटिन में बात होगी राहुल गांधी की गूंज से घबराई बीजेपी की, देश में शुरू होने वाले नए आंदोलन की, देखेंगे सीआरपीएफ के रिटायर्ड जवानों ने सरकार को दिया क्या अल्टीमेटम, कैसे एक बार फिर फेल हुआ एनटीए, जानेंगे राष्ट्रगान का अपमान बीजेपी पर कैसे पड़ा भारी, और बुलेटिन के आखिर में देखेंगे एसआईआर में धांधली पर कैसे फंसी बीजेपी। लेकिन दिन भर की तमाम बड़ी खबरों से पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। नए श्रम कानून से मजदूर अधिकार कमजोर होंगे जबकि कॉर्पोरेट होगा ताकतवर। जस्टिस नागरत्ना ने उद्योग की परिभाषा बदलने को लेकर सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर जताई असहमति। महाराष्ट्र में सीजेपी फाउंडर दीपके के खिलाफ दर्ज हुई एफआईआर। बिना इजाजत स्कूल में घुसकर सरकारी काम में बाधा डालने के लगे आरोप। स्कूल ठीक करो अभियान के तहत स्कूलों का लगातार दौरा कर रहे हैं दीपके। सीजेपी के स्कूल ठीक करो अभियान से दबाव में बीजेपी सरकार। राजस्थान में स्कूलों की मरम्मत का काम शुरू। 12,500 करोड़ रुपए की राशि की गई आवंटित। सपा प्रमुख अखिलेश यादव से आप सांसद संजय सिंह ने की मुलाकात। आरक्षण और पिछड़े वर्गों के अधिकारों पर की चर्चा। बैठक के बाद संजय सिंह ने कहा, आरक्षण व्यवस्था को खत्म करना चाहती है बीजेपी। दूसरे टेस्ट के पहले दिन भारत ने 5 विकेट के नुकसान पर बनाया 300 रन। पडिक्कल का श्रीलंका के खिलाफ लगातार दूसरे टेस्ट में शतक, जबकि कप्तान गिल की 50। ये तो थी सुर्खियां। अब बात आज की सबसे बड़ी खबर की। लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी लगातार युवाओं के मुद्दे उठा रहे हैं। उनके छात्रों की गूंज कार्यक्रम ने मोदी सरकार की नींद उड़ा दी है। राहुल के सामने देश भर से आई महिलाओं ने अपनी समस्याएं रखी और न्याय की उम्मीद जताई। उसे लेकर बीजेपी की बेचैनी भी बढ़ती दिखाई दे रही है। इस बीच कांग्रेस मुख्यालय के बाहर लगे पोस्टरों ने सबका ध्यान अपनी तरफ खींच लिया है। तो कैसे बीजेपी की बढ़ती जा रही है परेशानी, जानेंगे इस रिपोर्ट में। लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी जिस तरह देश के युवाओं से जुड़ रहे हैं, अपने छात्रों की गूंज कार्यक्रम के जरिए उन्हें अपनी बात रखने का बड़ा मंच दे रहे हैं, उससे युवाओं का राहुल गांधी पर भरोसा भी बढ़ता दिखाई दे रहा है। जबकि मोदी सरकार के खिलाफ इन युवाओं में भरपूर नाराजगी दिखाई दे रही है, जो छात्रों की गूंज के मंच पर भी साफ नजर आई, जिससे सरकार की बौखलाहट भी बढ़ती दिख रही है। लेकिन राहुल को रोकने की उनकी तमाम कोशिशें फेल हो रही हैं। बीते दिन पुणे में राहुल ने खास तौर पर महिलाओं के लिए छात्रों की गूंज कार्यक्रम का आयोजन किया, जिसकी गूंज अब तक सुनाई दे रही है। इस कार्यक्रम में लगभग 1.25 लाख लोगों के शामिल होने की बात कही जा रही है। इस दौरान राहुल ने महिलाओं की सुरक्षा से लेकर उनको कंट्रोल किए जाने तक तमाम मुद्दों पर खुलकर बात की। राहुल ने बताया कि लड़कियों पर 3 तरह से हिंसा की जाती है। पैदा होने से पहले हर साल 4.5 लाख लड़कियों की हत्या होती है। दैट इज द फर्स्ट वायलेंस, पहली हिंसा। दूसरी हिंसा हरासमेंट। इस भीड़ में से 80% लड़कियों को कहीं ना कहीं हरास किया गया है। राइट? सड़क पे, बस पे, रेस्टोरेंट में, स्कूल में, कॉलेज में 80% महिलाओं को हरासमेंट किया जाता है। तकरीबन 30%, 29% महिलाओं पर फिजिकल वायलेंस होती है। घर में, सड़क पे मारा जाता है, धमकाया जाता है, पीटा जाता है। और फाइनल आंकड़ा अनबिलीवेबल, 100 में से 6 महिलाओं को हिंदुस्तान में रेप किया जाता है। राहुल ने आरोप लगाया कि महिलाओं को दबाने का माइंडसेट मनुस्मृति से आता है और आज हमारी लड़ाई इसी माइंडसेट से है। बीजेपी आरएसएस के लोग चाहते हैं कि लड़कियां, महिलाएं पिंजरे में बंद रहें। राहुल के हमलों से बौखलाई बीजेपी ने उल्टा उन्हें ही घेरने की कोशिश की। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने आरोप लगाया है कि कांग्रेस ने पैसे देकर इस कार्यक्रम के लिए इन्फ्लुएंसर बुलाए हैं। वहीं पूर्व मंत्री स्मृति ईरानी ने महिलाओं के सम्मान की महिला आरक्षण बिल से जोड़ते हुए, वंदे मातरम से जोड़ते हुए राहुल को घेरने की कोशिश की। बीजेपी ने राहुल के कार्यक्रम में गूंजते ब्रेक द केज नारे पर भी पलटवार करते हुए कहा कि राहुल को अपनी बहन प्रियंका गांधी को आगे बढ़ने का मौका देना चाहिए, लेकिन उनका ये दाव भी फेल हो गया। इसे लेकर कांग्रेस सांसद पवन खेड़ा ने संघ और बीजेपी को आईना दिखाते हुए कहा, हमें जेंडर इक्वेलिटी, स्त्री पुरुष समानता पर लेक्चर देने से पहले ये याद रखें, कांग्रेस ने भारत को पहली महिला राष्ट्रपति और पहली महिला प्रधानमंत्री दी। कांग्रेस पार्टी में 5 महिला अध्यक्ष भी रही हैं। बीजेपी आरएसएस में एक भी महिला अध्यक्ष नहीं रही है। तो बीजेपी और आरएसएस, आप नितिन नवीन और मोहन भागवत की जगह महिलाओं को कब ला रहे हैं? तो पवन खेड़ा ने संघ और बीजेपी पर तीखा हमला बोला है। इस बीच दिल्ली में कांग्रेस हेडक्वार्टर के बाहर राहुल गांधी के दमदार पोस्टर्स लगे पाए गए। इसमें लिखा है, खामोश रखवाला चौकन्ना रक्षक।
विपक्ष के नेता राहुल गांधी हैं असली जिंदगी के बैटमैन। पोस्टर में द साइलेंट गार्जियन और अ वॉचफुल प्रोटेक्टर भी लिखा है, जिसका मैसेज साफ है कि राहुल देश की जनता के हित में आवाज उठाते रहेंगे। राहुल का ये ना रुकने वाला अंदाज बीजेपी की मुश्किलें और बढ़ाता नजर आ रहा है। राहुल गांधी ने बीजेपी के सामने चुनौती पेश कर दी है तो सीजेपी ने मोदी सरकार को चेतावनी दे दी है। सीजेपी ने केंद्र पर युवाओं को धोखा देने और उनका भरोसा तोड़ने जैसे गंभीर आरोप लगाए हैं। कॉकरोच जनता पार्टी ने धमकी दी है कि अगर सरकार ने अपने वादे पूरे नहीं किए तो देश में एक बार फिर आंदोलन होगा। इसके साथ ही युवाओं से भी बड़ी अपील की गई है। तो क्या है ये पूरी खबर, देखिए इस रिपोर्ट में। कॉकरोच जनता पार्टी ने केंद्र सरकार को उसके वादे याद दिलाते हुए बड़ी चेतावनी दे दी है। सीजेपी ने ऐलान किया है कि अगर सरकार ने अपना वादा जल्दी पूरा नहीं किया तो वो एक बार फिर पूरे देश में आंदोलन करेगी। बता दें कि सीजेपी ने केंद्र पर युवाओं को धोखा देने और उनका भरोसा तोड़ने जैसे गंभीर आरोप लगाए हैं। सीजेपी ने कहा कि सरकार शांतिपूर्ण आंदोलन को खत्म करने के वक्त जो वादे करती है, सड़कें खाली हो जाने के बाद उन्हीं वादों से मुकरने की कोशिश करती है। भारत के युवाओं से किए गए वादों को अक्षरशः और उसकी भावना के अनुरूप किया जाना चाहिए। सीजेपी ने अपने बयान में आगे कहा है कि स्टूडेंट प्रोटेस्ट के वक्त दर्ज एफआईआर को रद्द करने के लिए कोर्ट की बार-बार गुजारिश के बावजूद अभी तक सरकार की तरफ से लिस्ट नहीं सौंपी गई है। बयान में कहा गया है कि केंद्र सरकार ने इसे उपलब्ध कराने का कोई वादा नहीं किया था। सीजेपी ने कहा कि ऐसा लगता है कि सरकार देश की युवा पीढ़ी को धोखा देने की कोशिश कर रही है, जबकि सरकार ने जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस वादे के साथ आंदोलन वापस करवाया था। इसके साथ ही सीजेपी ने अपने ताजा बयान में कार्रवाई की चेतावनी दी और फिर से आंदोलन का संकेत दिया है। इसके अलावा ग्रुप की तरफ से कहा गया है कि वो अपनी आगे की कार्रवाई करने के लिए 24 अगस्त को मीटिंग करेगी। सीजेपी ने अपने बयान में कहा है कि विरोध प्रदर्शन के कारण धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना पड़ा, लेकिन आप निश्चिंत रहें, हम तब तक चैन से नहीं बैठेंगे जब तक युवा पीढ़ी से किए गए वादे को पूरा नहीं कर लिया जाता। कॉकरोच जनता पार्टी एक बार फिर आंदोलन की चेतावनी दे रही है। इस बीच एक नया मोर्चा भी खुलता दिखाई दे रहा है। एक बार फिर जंतर मंतर पर मोदी सरकार के खिलाफ प्रदर्शन होने वाला है और इस बार केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों के जवान सरकार के खिलाफ सड़कों पर उतरेंगे। वो अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन करेंगे। तो क्या है ये पूरी खबर, जानेंगे इस रिपोर्ट में। हाल ही में दिल्ली में छात्रों ने नीट पेपर लीक के मुद्दे पर जोरदार प्रदर्शन किया था। इसके बाद पूरे देश में एक के बाद एक कई आंदोलन हो चुके हैं, जिसको लेकर मोदी सरकार पहले ही घिरी हुई है और अब सरकार की मुश्किलें दुगनी होने वाली है। केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों यानी सीएपीएफ के रिटायर्ड जवानों और कर्मचारियों ने दिल्ली के जंतर मंतर पर प्रदर्शन और भूख हड़ताल करने का ऐलान किया है। जानकारी के मुताबिक ये प्रदर्शन सीआरपीएफ और सीआईएसएफ सहित तमाम केंद्रीय बलों को लेकर हाल ही में लागू हुए केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल सामान्य प्रशासन अधिनियम 2026 के खिलाफ है। रिटायर्ड जवान और कर्मचारी 12 दिसंबर से जंतर मंतर पर अनशन पर बैठेंगे। एसोसिएशन के सचिव रणवीर सिंह ने आरोप लगाया कि सरकार उनकी मांगों को लंबे समय से नजरअंदाज कर रही है। ऐसे में हमारे पास विरोध के अलावा दूसरा कोई रास्ता नहीं बचा है। उन्होंने कहा कि हम पुरानी पेंशन स्कीम यानी ओपीएस की व्यवस्था को फिर से लागू करने की मांग भी कर रहे हैं। रणवीर सिंह ने आगे बताया कि एसोसिएशन ने गृह मंत्री अमित शाह को चिट्ठी लिखकर इन कानूनों को तुरंत रद्द करने की मांग की थी, लेकिन सरकार की तरफ से अब तक कोई जवाब नहीं मिला। बता दें कि सरकार ने 9 अप्रैल को केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल सामान्य प्रशासन अधिनियम 2026 लागू किया था। इसके तहत सीआरपीएफ और सीआईएसएफ सहित केंद्रीय बलों के उच्च पदों पर आईपीएस अधिकारियों की नियुक्तियों को कानूनी मान्यता दी गई है। सीएपीएफ के कुल आईजी पदों में से 50% पद आईपीएस अधिकारियों के लिए आरक्षित होंगे। इनमें कम से कम 67% एडीजी पद डेपुटेशन पर आने वाले आईपीएस अधिकारियों द्वारा भरे जाएंगे। सीएपीएफ के सभी सोशल डीजी और डीजी पद पूरी तरह आईपीएस अधिकारियों के लिए आरक्षित होंगे। ग्रुप ए सीएपीएफ अधिकारियों के लिए डीआईजी पदों पर जो 50% की सीमा थी उसे भी हटा दिया गया है। जवानों ने सरकार को 12 दिसंबर तक का समय दिया है। अगर सरकार जवानों की मांग नहीं मानती तो देश में सरकार के खिलाफ एक और आंदोलन देखने को मिल सकता है। सरकार कई मोर्चों पर घिरती दिखाई दे रही है तो सवालों के घेरे में एनटीए भी बना हुआ है। देश में फिलहाल शिक्षा क्षेत्र में एक क्रांति देखी जा रही है। युवा शिक्षा व्यवस्था में सुधार की मांग उठा रहे हैं, लेकिन सरकार हर बार उनकी उम्मीदों पर फेल होती जा रही है। इस बीच एक और परीक्षा रद्द हो गई है। एनटीए ने एक और परीक्षा दोबारा कराने का ऐलान किया है, जिसे लेकर बवाल मच गया है। देखिए ये रिपोर्ट। देश में पहले से ही एनटीए के खिलाफ माहौल बना हुआ है। परीक्षा कराने वाले संस्था को बैन करने की मांग उठ रही है। बार बार हो रही पेपर लीक की घटनाओं ने एनटीए की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं, लेकिन सरकार एनटीए के खिलाफ कोई कदम उठाने को तैयार नहीं है। इसे लेकर विवाद थमा भी नहीं था कि अब एक बार फिर एनटीए परीक्षा कराने में फेल हो गई।
नीट परीक्षा और नेट के पेपर के बाद ऑल इंडिया आयुष पोस्ट ग्रेजुएट एंट्रेंस टेस्ट यानी AIAP GET की परीक्षा में गड़बड़ी पाई गई है। इस परीक्षा पर भी पेपर लीक के आरोप लगाए जा रहे हैं, जिसके बाद NTA को एक एग्जाम सेंटर की परीक्षा रद्द करनी पड़ी और री एग्जाम डेट जारी की गई। बताया जा रहा है कि जयपुर के एक एग्जाम सेंटर पर AIAP GET के स्टूडेंट्स परीक्षा बीच में छोड़कर बाहर आ गए। जयपुर के श्री सत्य साई PG कॉलेज सेंटर पर एग्जाम के बीच ही बिजली चली गई, जिसके कारण छात्रों को पेपर पूरा करने में दिक्कत हुई। अब इस सेंटर के जो छात्र परीक्षा नहीं पूरी कर पाए हैं, उनके लिए 1 सितंबर को री एग्जाम होगा। NTA ने बताया है कि इस परीक्षा के लिए पहली शिफ्ट में 36,979 रजिस्टर्ड उम्मीदवारों में से देश भर के 200 सेंटरों पर 35,837 उम्मीदवार शामिल हुए। जयपुर के श्री सत्य साई PG कॉलेज सेंटर पर 39 उम्मीदवार बिजली जाने के कारण परीक्षा पूरी नहीं कर सके। इस गड़बड़ी के लिए उसने परीक्षा आयोजित करने वाली एजेंसी एडुकेटी कैरियर टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड को जिम्मेदार ठहराया है। NTA ने एजेंसी को कारण बताओ नोटिस भी जारी किया है, लेकिन सवाल ये उठ रहे हैं कि आखिर कब तक री एग्जाम का ये सिलसिला जारी रहेगा? कब तक देश के युवाओं के भविष्य के साथ इस तरह का खिलवाड़ किया जाएगा? सरकार कब इस समस्या को लेकर गंभीर होगी? हालांकि खबर ये भी है कि 25 अगस्त को शिक्षा मंत्रालय से संबंधित संसदीय स्थायी समिति की एक अहम बैठक होगी, जिसमें NTA में सुधार से जुड़ी 382वीं रिपोर्ट का संशोधित ड्राफ्ट रखा जाएगा। लेकिन सवाल यह है कि क्या सरकार आए दिन परीक्षाओं में हो रही इन गड़बड़ियों के खिलाफ कोई ठोस कदम उठाएगी? ये देखना होगा। पेपर लीक के मुद्दे पर मोदी सरकार बुरी तरह घिर गई है। वहीं उसके अपने नेता भी पार्टी की मुश्किलें और ज्यादा बढ़ाते नजर आ रहे हैं। यूपी विधानसभा के अध्यक्ष सतीश महाना का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें वो राष्ट्रगान को बीच में ही छोड़कर चले गए। वहीं अब इस मुद्दे पर विपक्ष ने बीजेपी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। तो क्या है ये पूरी खबर, जानने के लिए देखिए ये रिपोर्ट। राष्ट्रगीत वंदे मातरम पर सियासत गरमाई हुई है। बीजेपी की तरफ से कांग्रेस पर वंदे मातरम पूरा न गाने पर राष्ट्रगीत के अपमान करने का आरोप लगाया जा रहा है। इसको लेकर बीजेपी ने कांग्रेस के खिलाफ निंदा प्रस्ताव भी पारित कर दिया है, जबकि कांग्रेस का कहना है कि शुरू से ही वंदे मातरम का सिर्फ 2 ही स्टैंजा गाया जाता है। इस बीच उत्तर प्रदेश विधानसभा के स्पीकर सतीश महाना का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें वो राष्ट्रगान को बीच में छोड़कर ही जाते हुए नजर आ रहे हैं। सबसे पहले आप ये वीडियो देखिए। वीडियो सामने आते ही बवाल मच गया। अब तक वंदे मातरम के मुद्दे पर कांग्रेस को घेरने वाली बीजेपी खुद बुरी तरह घिर गई। विपक्ष ने इस वीडियो को लेकर सतीश महाना समेत पूरी मोदी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। वीडियो शेयर करते हुए कांग्रेस ने एक्स पर पोस्ट किया कि बीजेपी नेता और यूपी विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना राष्ट्रगान के लिए 52 सेकंड भी नहीं रुक पाए। राष्ट्रगान होता रहा और वो उसके पूरा होने से पहले ही चलते बने। ये हमारे राष्ट्रगान का अपमान है, जिसे किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। बीजेपी नेता इस घटिया हरकत से हिंदुस्तान की संप्रभुता, इतिहास और संस्कृति के प्रतीक राष्ट्रगान का सम्मान करने वाला हर देशवासी आहत है, गुस्से में है। इस अपराध के लिए सतीश महाना, नरेंद्र मोदी और पूरी बीजेपी को देश से माफी मांगनी चाहिए। न सिर्फ कांग्रेस बल्कि समाजवादी पार्टी ने भी इस पर बीजेपी को घेरा है। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने राज्य की योगी और केंद्र की मोदी सरकार से सवाल किया कि ये उत्तर प्रदेश विधानसभा अध्यक्ष का राष्ट्रगान के प्रति अनादर देखिए। मोदी योगी बताएं कि क्या कार्रवाई कर रहे हैं अपने विधानसभा अध्यक्ष पर। आपको बता दें कि विधानसभा अध्यक्ष द्वारा राष्ट्रगान को बीच में छोड़कर जाने का वीडियो कानपुर के उन्नाव में गार्ड ऑफ ऑनर के दौरान का था। हालांकि इस पूरे मामले पर अब तक बीजेपी की तरफ से कोई बयान सामने नहीं आया, लेकिन बीजेपी की मुश्किलें जरूर बढ़ गई हैं। विपक्ष ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है, सरकार की जमकर घेराबंदी कर दी है। तो संसद सत्र के दौरान भी विपक्ष के तेवर तीखे दिखाई दिए। हालात ये बन गए कि सरकार किसी भी मुद्दे पर चर्चा ही नहीं करा पाई और अब भी सत्र को लेकर सरकार के रुख पर सवाल उठ रहे हैं। मानसून सत्र को पूरी तरह खत्म न करने को लेकर अब विपक्ष ने सरकार को घेर लिया है। देखिए ये रिपोर्ट। मोदी सरकार के खिलाफ विपक्ष के हमले तेज होते जा रहे हैं। संसद के मानसून सत्र में जंतर मंतर पर युवाओं के आंदोलन और उन पर हमलों को लेकर विपक्ष के सवालों से सरकार बैकफुट पर चली गई थी। विपक्ष गृह मंत्री अमित शाह से सदन में आने की मांग कर रहा था। छात्रों के संसद कूच के दौरान उन पर चली लाठियों का जवाब मांग रहा था।
लेकिन गृह मंत्री के जवाब दिए बिना ही संसद के दोनों सदनों को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया गया। 20 जुलाई को शुरू हुआ मानसून सत्र 13 अगस्त को स्थगित भी हो गया। लेकिन जिस तरह इस सत्र को पूरी तरह खत्म करने को लेकर सरकार ने चुप्पी साध रखी है, अब उसे लेकर सवाल गहराते जा रहे हैं कि आखिर सरकार किस बात का इंतजार कर रही है। इसे लेकर कांग्रेस ने मोदी सरकार से तीखे सवाल पूछे हैं। पार्टी महासचिव जयराम रमेश ने अपने सोशल मीडिया पर लोकसभा की कार्यवाही के नियमों से जुड़ी लोकसभा सचिवालय की किताब के पन्ने शेयर करते हुए कहा कि लोकसभा के अनिश्चित काल के लिए स्थगित होने और उसके सत्रावसान यानी प्रोरोगेशन के बीच का समय आमतौर पर 2 से 4 दिन का होता है। हालांकि ऐसे कई उदाहरण हैं जब स्थगन और सत्रावसान एक ही दिन हुए हैं। इस लोकसभा के अनिश्चित काल के लिए स्थगित हुए 10 दिन बीत चुके हैं, लेकिन अभी भी इसके सत्रावसान के बारे में कोई जानकारी नहीं है। ये सच है कि 2015 में मानसून सत्र के लिए ये अंतर 28 दिन का था और 2021 में ये 20 दिन का था, लेकिन तब कोई खतरनाक चालें नहीं चली जा रही थी। अब इतनी असामान्य देरी का क्या कारण है? क्या केंद्रीय गृह मंत्री अभी भी परिसीमन पर संविधान संशोधन विधेयक को विशेष सत्र में पारित कराने के लिए अपने उस कुख्यात 2/3 बहुमत की तलाश में है? दरअसल मानसून सत्र को लेकर पहले से ही चर्चा थी कि सरकार इस बार संसद से परिसीमन बिल पारित कराने की कोशिश कर सकती थी। और जिस तरह हाल के दिनों में टीएमसी से लेकर उद्धव ठाकरे की शिवसेना तक विपक्षी दलों के सांसदों में टूट देखी गई, उसे लेकर आरोप ये लग रहे थे कि बीजेपी सदन में 2/3 बहुमत हासिल करने के लिए विपक्ष को तोड़ रही है ताकि वो परिसीमन जैसे अपने मनमाने बिल पास करा सके। यानी ऐसा हो सकता है कि सरकार विशेष सत्र बुला ले। याद दिला दे कि बजट सत्र के बाद भी 16 से 18 अप्रैल तक 3 दिन का विशेष सत्र सरकार ने बुलाया था और अब जब मानसून सत्र के सत्रावसान पर भी सरकार ने चुप्पी साध ली है तो ये चर्चाएं एक बार फिर जोर पकड़ रही हैं। बहरहाल अब इस पर सरकार क्या जवाब देती है ये देखना होगा। और बुलेटिन के आखिर में बात एसआईआर में धांधली को लेकर हुए खुलासे की। चुनाव आयोग की स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी एसआईआर प्रक्रिया शुरू से ही सवालों के घेरे में है और विपक्ष कई बार आरोप लगा चुका है कि चुनाव आयोग बीजेपी को फायदा पहुंचाने के लिए काम कर रहा है। बीजेपी को वोट न देने वाले लोगों का नाम एसआईआर के जरिए वोटर लिस्ट से हटा रहा है और अब विपक्ष के दावे सच साबित होते नजर आ रहे हैं। उत्तराखंड में एसआईआर प्रक्रिया जारी है जिसमें बड़ी धांधली की बात सामने आई है। तो क्या है ये पूरी खबर, देखिए इस रिपोर्ट में। उत्तराखंड में अगले साल यानी 2027 में विधानसभा चुनाव होने हैं। ऐसे में चुनाव से पहले पूरे राज्य में चुनाव आयोग की तरफ से स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी एसआईआर प्रक्रिया कराई जा रही है, जिसमें बड़े पैमाने पर धांधली की बात सामने आई है। उत्तराखंड में एसआईआर के दौरान दाखिल हुए आपत्तियों के आंकड़ों में एक चौंकाने वाला पैटर्न देखने को मिला है। राज्य की 5 विधानसभा सीटों पर नाम हटाने के लिए सबसे ज्यादा आवेदन डालने वाले 5 व्यक्ति बीजेपी से जुड़े बताए जा रहे हैं। यह आवेदन नाम कटवाने के लिए भरी गई है, जिसके पीछे बीजेपी का हाथ बताया जा रहा है। उत्तराखंड की 5 विधानसभा सीटों से नाम कटवाने के लिए जिन 5 लोगों ने सबसे ज्यादा आवेदन दिए वो सभी बीजेपी से जुड़े हैं। किच्छा विधानसभा में नाम कटवाने के लिए कुल 4,857 आवेदन आए, जिनमें 4,855 आवेदन अकेले राजेश तिवारी के हैं, जो बीजेपी का बूथ लेवल एजेंट है। इसी तरह गदरपुर, खटीमा, नानकमत्ता और रुद्रपुर में भी सैकड़ों मुस्लिम वोटरों को टारगेट कर उनका नाम वोटर लिस्ट से उड़ाया जा रहा है। वहीं ये रिपोर्ट सामने आते ही बवाल मच गया। चुनाव आयोग और बीजेपी बुरी तरह से घिर गई। विपक्ष ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। कांग्रेस पार्टी ने बीजेपी और चुनाव आयोग को घेरते हुए एक्स पर पोस्ट किया कि वोट चोरी का हथियार एसआईआर। उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी ने वोट चोरी का गंदा खेल शुरू कर दिया है। बीजेपी के लोग एसआईआर के जरिए वोटर लिस्ट से चुन चुनकर मुस्लिम वोटरों के नाम कटवा रही हैं, उनका मताधिकार छीन रही हैं। सोचिए, चुनाव जीतने के लिए नरेंद्र मोदी और बीजेपी कितनी बड़ी साजिश रच रही हैं, लोकतंत्र का गला घोट रही हैं। यही बीजेपी का लोकतंत्र विरोधी चेहरा है, जिसे पूरा देश समझ चुका है। वहीं अभी खबर सामने आते ही उत्तराखंड में बीजेपी और चुनाव आयोग समेत मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार बुरी तरह से गिर गए हैं। तो आज इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए डीबी लाइव। नमस्कार।